Assalamualaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is the osteoarthritis. So before starting osteoarthritis, हमें ये देखना है कि जो arthritis होता क्या है. Arthritis is itself inflammation of the joint और inflammation of joint हमारे पास कुछ भी वजह से हो सकती है, ठीक है. तो उसी बेसिस पर हम जो arthritis है उसको हम डिवाइड करेंगे into 6 टाइप्स, ठीक है, जिसमें एक हमारे पास होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होती है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, उसके अलावा हमारे पास गाउट होता है. तो ये 6 टाइप्स इसकी हैं. तो उसमें से सबसे एक ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसको ये होता क्या है, इट इज़ अ एज रिलेटेड, ठीक है, एज रिलेटेड या डायरेक्ट इसको आप याद करें कि इट इज़ द डीजेनरेशन ऑफ हाइलिन और आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होगा क्या कि दिस इज़ योर जॉइंट, ठीक है, ये आपके बोन के जॉइंट है, सिनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट कैप्सूल, और ये था हाइलिन कार्टिलेज. सो ये जो आपका कार्टिलेज है इसका डैमेज होगा, ठीक, तो इसको आप कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसकी डीजेनरेशन होगी, सही. तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये दो तरह का है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक. प्राइमरी इज एज रिलेटेड, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये एज रिलेटेड ही होता है. आमतौर पे मोर देन 50 ईयर्स की एज पर ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज हो जाता है. या ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो 75 के बाद तो लाजमी ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र करती है. देन सेकेंडरी कॉज हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कोई ऐसी डिजीज़ जो कि बोन्स को अफेक्ट कर रही हो, ठीक है, कोई ऐसी सिस्टेमिक या एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या जो है कोई पैराथायरॉइड इशू है, या फिर उसके अलावा आपके पास हीमोक्रोमेटोसिस है, या फिर आपके पास कोई भी जॉइंट डिफॉर्मिटी है, या कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो वो उसकी कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो ये सेकेंडरी में आएगा, ठीक. अब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है इसमें मोस्टली आपके जो है ना बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो होते हैं आपके, ठीक. रिगार्डलेस के भाई वो मतलब क्या है क्या नहीं, आपने उसमें ये याद रखना है कि ये जो है मोस्टली लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, या वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो होते हैं आप उनको ये भी कह सकते हैं, वेट बेयरिंग जॉइंट्स, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं, आपकी स्पाइन आ गई, आपकी नी आ गई, आपकी हिप जॉइंट आ गया, ठीक. अच्छा, बस इसमें एक स्पेसिफिकेशन है, ऑलमोस्ट ये जितने भी हमने पढ़े ये सारे कौन से थे, हमारे लार्ज जॉइंट्स थे, बट एक हमारे पास ऐसा जॉइंट है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, सही. अच्छा, पहले हम इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि हम थोड़ा आगे किसी और दूसरी चीज़ को पढ़ने से पहले. सो पैथोजेनेसिस में आपने क्या देखा, पैथोजेनेसिस में क्या दिखा कि आप पहले सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो कैप्सूल के अंदर जो आपका जॉइंट कार्टिलेज था, आर्टिकुलर कार्टिलेज था, ये जो है डैमेज हुआ. फर्स्ट स्टेप कौन सा है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो है वो डैमेज हुआ. अब डैमेज के बारे में हमें ये पता है कि यहाँ तो वो कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, या फिर हमारा जो है वो जेनेटिक फैक्टर है, या फिर दोनों कलेक्टिवली मिलकर इस जॉइंट को डैमेज कर, इस कैप्सूल इसके आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज कर रहे हैं. फिर उसके बाद क्या हुआ, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसमें क्या होगा, अब जाहिर सी बात है कोई चीज़ डैमेज हुई है तो उसको रिपेयर तो होना है, तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये रिपेयर करेगा. इसको कैसे रिपेयर करेगा, जब डैमेज हुआ था तो डैमेज हमें पता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके कॉन्टेंट्स क्या क्या होते हैं. इसके कॉन्टेंट्स क्या होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, कोलाजेंस होंगे और प्रोटियोग्लाइकन्स होंगे. और कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं. तो अब इसमें क्या होगा, रिपेयर होगा ना, तो उसके अंदर क्या क्या आपको जॉइंट सिनोवियल मेम्ब्रेन के जो सिनोवियल फ्लूइड होगा उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, प्रोटियोग्लाइकन्स, जो जो इसके कॉन्टेंट थे, क्योंकि ये एक दफा डैमेज हुआ तो इसके कॉन्टेंट्स बाहर आएंगे. प्रोटियोग्लाइकन्स, एंजाइम मैंने आपको बताया था प्रोटीएसिस, ठीक है, और उसके साथ जो है कोलाजिन, सही. तो कोलाजिन टाइप 2, ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर आ गई, ठीक है, और ये रिपेयर हो गया. अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ, लेट ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ क्या कि बार बार रिपीटेड डैमेज हुआ, रिपीटेड रिपेयर, ठीक है, रिपीटेड डैमेज एंड रिपेयर. तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ बार बार यूज़ हो, बार बार उसका फंक्शन स्टार्ट हो जाए तो वो फिर प्रॉब्लमैटिक हो जाती है. तो इसमें होगा क्या कि इसके अंदर बार बार डैमेज हुआ, बार बार रिपेयर हुआ, तो उसकी वजह से जो इसके कॉन्टेंट्स हैं इनके ऊपर अफेक्ट होगा,
ठीक, अब ये अगर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, इसके जो है ना, इसको ये यहाँ से डैमेज हुआ है, अब इसके अंदर से चीज़ें बाहर आ गई, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है। जब इन्फ्लेमेशन हो रही है तो यहाँ पर इस एरिया में जो साइनोवियल कैविटी है, जो साइनोवियल एरिया है, इसके अंदर साइनोवियम के अंदर क्या होगा, जो इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स होते हैं वो होने चाहिए, पर इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स कम होंगे एज कम्पेयर टू TGF बीटा। ठीक है, ये भी एक साइटोकाइन है, तो ये जो है वो ज्यादा हो गया इसका कंटेंट, और जैसे ही इसका कंटेंट ज्यादा हुआ तो TGF बीटा ने एक एंजाइम था, ठीक है, उसको एक्टिवेट किया, उसको हम कहते हैं मेटालो प्रोटीनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, मेटालो प्रोटीनेसिस। सो ये जो मेटालो प्रोटीनेसिस होंगे, ये क्या करेंगे कि जो सिनोवियल फ्लूइड के अंदर, जो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर कोलाजिन था, ठीक है, कोलाजिन टाइप 2, उसको क्या करेंगे, उसकी डिग्रेडेशन कर देंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे, उसको डिग्रेडेशन कर देंगे, और फिर उसका कंटेंट कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखें कोलाजिन के साथ क्या हुआ कि TGF बीटा ने मेटालोप्रोटीनेसिस को एक्टिवेट किया और उन्होंने कोलाजिन को डिग्रेड कर दिया। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। ठीक, अब प्रोटियोग्लाइकन्स के साथ क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है यहाँ से डैमेज हुआ है, तो इस एरिया के जो कॉन्ड्रोसाइट, जो इसके क्या नाम है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यहाँ इस तरफ से तो सिंथेसिस नहीं हो रही ना, बाकी सब एरिया से तो नॉर्मल सिंथेसिस तो कम हो गई है, पर इसकी डिग्रेडेशन तो तेजी से चल रही है, उसी अनबैलेंस आ गया है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटियोग्लाइकन्स जो थे वो डिप्लीट होना शुरू हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से जो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर थिकनेस थी वो कम हो गई, क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ गया। ठीक, और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स थे यहाँ पर इसके अंदर, इसके जो कंटेंट में हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स थे, उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो बार बार यूज हो रहे थे, बार बार एक्टिवेट करते, बहुत अपने ज्यादा हद से ज्यादा उन्होंने काम कर लिया, तो वो उनके साथ क्या हुआ कि वो बिल्कुल मतलब देयर इज अ मार्क लॉस, ड्रॉप आउट हो गए। वो कॉन्ड्रोसाइट्स जो थे उनके साथ क्या हुआ, वो ड्रॉप आउट हो गए। सो इस तरह का ये डैमेज हुआ। अब इसकी हम पढ़ते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसकी मोर्फोलॉजी। सो मोर्फोलॉजी में क्या होगा, इनिशियल अर्ली स्टेज में जैसे आपको मैंने बताया कि भाई रिपेयर होता है, तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स उसके होंगे वो सब पहले क्या होंगे, दे कलेक्ट टुगेदर। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलकर जो है ना एक कलेक्शन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स बनाएंगे। ये अर्ली स्टेज की बात करें, उसको हम कहेंगे क्लोनस। ठीक, उसके बाद जो है हमारा वाटर कंटेंट जो होगा वो ज्यादा हो गया होगा प्रोटियोग्लाइकन की डिग्रेडेशन की वजह से लेट स्टेज में। तो होगा क्या कि इनिशियली जस्ट इमेजिन कि दिस इज द आर्टिकुलर, दिस इज द बोन एंड दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो इनिशियली क्या होगा कि जो डैमेज स्टार्ट होगा वो यहाँ से सुपरफिशियल जो हमारे पास कंटेंट होगा वो खाया जाएगा, वो ईटन अप होगा। ठीक है, उससे वो फिर अंदर जाते 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 डीप जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फिशर्स बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेंगे, फिशर्स बनेंगे, जगह जगह फिशर्स बन जाएंगे और वो इतना डीप जाता जाएगा कि वो अंडरलाइंग बोन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हाइलियन कार्टिलेज का मैंने बताया था कि वो उसमें नर्व रूट्स नहीं होते, उसमें नर्व इनोवेशन नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, लिम्फेटिक्स नहीं है, तो जब ये सब हो रहा होगा तो पेन नहीं होगा। बट क्योंकि अंडरलाइंग बोन में जो है इनोवेशन है, तो फिर इसलिए वहां पर जो है जब वहां तक पहुंचेगा तो फिर दैट यू विल फील अ पेन। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि अब ये जो कंटेंट, अगर हम लाइक जस्ट इमेजिन इफ यू आर ईटिंग अ बिस्किट, तो वो जो बिस्किट का कुछ ना कुछ पार्ट होता है तो वो आपका गिरता है ना नीचे, बिल्कुल उसी तरह ये जब ईटन अप होगा तो इसका जो पार्ट्स होंगे वो सिनोवियल कैविटी के अंदर आपको मिलेंगे। तो इसको हम कहेंगे जॉइंट माइसिस, इनको हम क्या कहेंगे, जॉइंट माइसिस। सही, फिर उसके बाद ये वाली बोन जो नीचे वाली अभी दिख रही है, ठीक है, फिशरिंग के बाद वो बोन दिख रही है, तो अब वो फ्रिक्शन कम करने के लिए जो हाइलिन कार्टिलेज था वो तो खत्म हो गया। तो जब हाइलिन कार्टिलेज खत्म हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अंडरलाइंग बोन जो है वो रब होगी। रब होने की वजह से कोई भी सख्त चीज रब होती है तो वो उसकी पॉलिशिंग होती है। तो इसको हम जब बोन की पॉलिशिंग होगी तो उसे हम कहेंगे बोन इबरनेशन, उसको हम कहेंगे बोन इबरनेशन। देन उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी कि यहाँ पर जो है अब इस फ्रिक्शन को कोप अप करने के लिए यहाँ पर जो है रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन, और इसको हम कहेंगे ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, ये ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। सही, और फिर इसके बाद क्या होगा कि क्योंकि ये फिशर अब ये बोन तक चला गया है तो यहाँ जो साइनोवियल फ्लूइड था वो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वो अंडरलाइंग बोन में चला जाएगा, तो वहां पे क्या बनाएगा, सबकॉन्ड्रल सिस्ट। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, सबकॉन्ड्रल सिस्ट। ये इसकी हो गई मोर्फोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन पे इन द नेक्स्ट वीडियो।